डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, द्विविस्थापन किसे कहेंगे, दोनों में अंतर क्या है, दोनों अभिक्रियाओं से संबंधित एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इनका उत्तर, इनका आंसर एग्जाम में कैसे लिखें वो भी आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन पहले आप लोग ध्यान से सुने, विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, विस्थापन का मतलब समझिए। विस्थापन का मतलब होता है एक कोई वस्तु जो होती है एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चली जाए तो अपन ये कहेंगे उसका विस्थापन हो गया है। हिंदी अगर अच्छी है तो विस्थापन का मतलब आपको अच्छा आता होगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए कैसे, एक लोहे की 3 कील लेंगे। कितनी कील ले रहे हैं? 3 कील ले रहे हैं। मान लो ये लोहे की फर्स्ट कील है और थोड़ी बाकी कील हो गई है, लेकिन आप देख लेना ये लोहे की 3 कीलें हैं, 1, 2 और 3। लोहे की 3 कील लेते हैं, उसको क्या करते हैं, रेगमाल से रगड़ करके अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। सैंड पेपर से रगड़ करके साफ कर लिया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, 2 परख नलियां लेंगे, उसके ऊपर ए व बी लिख देंगे। 2 परख नलियां, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब इस प्रकार की होती है, ये मान लो ये टेस्ट ट्यूब ये है, ए लिख दिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब और ले ली और इसके ऊपर हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियां लेते हैं और प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन डाल देते हैं। दोनों में क्या डालते हैं भाई, कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं। आपको पता होता है कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है? नीले रंग का होता है। तो थोड़ा सा मैं इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन यहां पर डाल देता हूं। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। दोनों परख नलियों में हम क्या ले लेते हैं बच्चा, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेते हैं। आगे बात समझना। अब क्या करेंगे, इन 3 किलो में से, ठीक है, 2 किलो को, 3 किलो में से 2 कील लेंगे और इन दोनों कीलों को किससे बांध देंगे भाई, धागे से बांध देंगे। किससे? ये येलो कलर का मैंने धागा ले लिया, इससे इसको कील को बांध दिया, दूसरी कील को बांध दिया। दोनों धागों को एक जगह करके फिर इसको इसमें दोनों कीलों को इस कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या कर दिया बच्चा, लटका दिया है, ठीक है। एक परख नली में इन दोनों कीलों को धागे से बांधकर क्या कर दिया है बच्चा, लटका दिया है। ये धागे से बांधकर हमने इन कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में लटका दिया, ठीक है। अब 20 मिनट तक अपन वेट करते हैं। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक वेट नहीं करेंगे, बता रहे हैं। 20 मिनट के बाद में हम जब इसको देखते हैं ना तो क्या होगा, 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? दोनों धागे से पकड़ करके 20 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा और दोनों कीलों को धीरे धीरे करके अपन ने उसको बाहर निकाल लिया। भाई एक कील पहले से बची हुई है, ए बी और सी, ये 3 कीलें थी। 2 कीले बी व सी को अपन ने इसमें रख दिया था कॉपर सल्फेट के विलयन में और एक कील बाहर रख दी थी। अब दोबारा से जो इन कीलों को अपन ने बाहर निकाला, ये जो कील जो आई बाहर निकल करके, इनका कलर और जो पहले से बाहर रखी कील है उनके कलर में अपन ने क्या डिफरेंस मिला अपने को। ऐसे लोहे की कील जो है लोहे के रंग के आकार की होती है ना, लेकिन जब 2 कीले कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर आई ना, उनके ऊपर वो रंग उसका बदल गया था। रंग उसका बदल गया था। क्या हो गया था? रंग भूरा रंग हो गया था। लोहे की कीलों का रंग भूरा क्यों हो गया भाई, यह है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपने को भी ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या है, कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, इसमें से जब इन कीलों को बाहर अपन ने निकाल दिया तो फिर भाई क्या देखा अपन ने कि ये कीलें जब बाहर निकल गई तो ये कॉपर सल्फेट के का जो विलयन का रंग जो था वह किस प्रकार का हो गया था भाई। तो पहले तो जो ब्लू नीला रंग जो था वो यहां पर अलग ही कलर, थोड़ा सा हल्का रंग हो गया। इसमें थोड़ा सा जो रंग जो है, जो नीला रंग जो था वह क्या हो गया था, मलिन हो गया था, अलग कलर हो गया, मलिन रंग हो गया। ये मान लीजिए, आप ध्यान में रखना किस रंग का हो गया था, कॉपर सल्फेट का विलयन मलिन हो गया था। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है। क्या प्रश्न है, क्या बातें समझ आई, इनमें से क्या निष्कर्ष निकला इस एक्सपेरिमेंट से? इस एक्सपेरिमेंट से यह निष्कर्ष निकला, 2 प्रश्न बाहर निकल करके आए। पहला प्रश्न तो क्या,
लोहे की कीलों का रंग, लोहे की कीलों का रंग भूरा क्यों हो जाता है? ठीक है, ये एक तो ये बात निकल करके आई है इस एक्सपेरिमेंट से कि लोहे की कीलों का रंग भूरा क्यों हो गया। भाई कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा, कॉपर सल्फेट नीले रंग का विलयन होता है, लेकिन अगर निकलती ना कीलें तो कम से कम नीले रंग की तो होनी चाहिए थी, लेकिन ये भूरे रंग की क्यों हो गई। दूसरा प्रश्न ये निकल करके आया कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन था, कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग मलिन क्यों हो जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का, अपन यूं कहें, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग था पहले, लेकिन कैसा हो गया? मलिन क्यों हो जाता है? ठीक है, तो इस चीज में इन दोनों प्रश्नों को समझने के लिए पहले इन दोनों में क्या अभिक्रिया हुई उनकी हम चर्चा करते हैं। देखो यहां पर इसको समझ लो, पहले दो प्रश्न आ गए हैं बाहर, इनको समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन जो है उससे बाहर निकाली गई कील, ये तो क्या थी भाई, ये कील जो थी ना, लोहे की कील, ये पहले वाली कील है। लोहे की कील क्या है भैया? ये पहले वाली लोहे की कील है, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई कील। तो कॉपर सल्फेट के विलयन के से बाहर निकाली गई लोहे की कील है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन जो है ये परखनली स्टैंड अभिक्रिया मिश्र परखनली बी, ठीक है। इस रंग, इसका रंग कैसा था? नीला रंग है, नीला रंग, और इसका रंग कैसा हो गया? मलिन रंग, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो दो बातें समझ में आ रही हैं, दो प्रश्न निकल करके आ रहे हैं कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, एक तो ये, और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग मलिन क्यों हो गया, क्यों पड़ गया। तो इन प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए कैसे कि यह कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील हमने रखी है ना बच्चा, तो क्या हुआ कि जो लोहा जो है किससे क्रिया कर लेता है? लोहा, Fe, लोहे का सूत्र, लोहे की कील का सूत्र क्या होगा? Fe, फेरस। फेरस को हम क्या कहते हैं? लोहा भी कहते हैं। किसके साथ रिएक्ट करती है? कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट है ये। क्या है बच्चा? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला और थोथा, नीला थोथा, ठीक है, नीला थोथा कहते हैं। किसको कहते हैं? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में अपन ने लोहे की कील डाली, तो लोहा जो है वह कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। और कॉपर सल्फेट CuSO4, ध्यान से देखो, इसे फॉर्मूला जो है, जो लिख रखा है, ये सूत्र जो लिख रखा है, कॉपर सल्फेट लिख रखा है। और कॉपर सल्फेट में दो चीजें हैं जुड़ी हुई आपस में, एक तो Cu और दूसरा SO4। ये कॉपर सल्फेट है, एक यौगिक है। क्या है? कॉपर सल्फेट एक यौगिक है। इस कॉपर सल्फेट या किसी यौगिक से सल्फेट जो इसके साथ जुड़ा हुआ था उसको अपने पास ये कर लेता है, उसको विस्थापित कर देता है। देखिए FeSO4 क्या बन गया? FeSO4। इसका मतलब ये जो SO4 है वो किसके साथ जुड़ गया है? Fe के साथ जुड़ गया है, ठीक है। यानी कि Fe ने कॉपर सल्फेट में से सल्फेट आयन को क्या कर दिया भाई? विस्थापित कर दिया है। इसलिए क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर फ्री हो गया। कॉपर क्या हो गया? फ्री हो गया है। ये क्रिया हुई है, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण ये घटना हो गई क्या कि लोहे की कील तो हो गई, लोहे की कील जो कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी थी उसका रंग कैसा हो गया? उसका रंग तो हो गया भूरा, ठीक है, भूरा हो गया। क्यों हो गया भाई? कॉपर सल्फेट में ये जो प्रश्नावली आपने ली थी इसमें क्या था? कॉपर सल्फेट था, लेकिन कॉपर सल्फेट जो था इससे फेरस ने क्रिया की, लोहे की कील ने क्रिया की, और फेरस सल्फेट तो बन गया
ठीक है। ये जो सॉल्यूशन जो था इसमें फेरस सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, फेरस सल्फेट हो गया। और जो लोहे की कील जो थी ना, उसके ऊपर ये जो कॉपर अकेला रह गया वह चिपक गया। क्या चिपक गया, कॉपर चिपक गया इसके ऊपर, Cu भूरे रंग की कील का मतलब है लोहे के ऊपर कॉपर की परत चढ़ गई, लोहे के ऊपर कॉपर की परत चढ़ गई, लोहे की कील पर कॉपर की परत, कॉपर की परत चढ़ जाती है। समझ गए बात को, कि लोहे की जो कील है उसके ऊपर किसकी परत चढ़ गई, कॉपर की परत चढ़ गई है। इस कारण लोहे की कील का रंग क्या हो गया भाई, भूरा हो गया है। दूसरी बात, सल्फेट का जो विलयन था वह मलिन क्यों पड़ गया, क्योंकि इस परखनली में जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन हमने लिया था, वहां पर उस विलयन में कुछ कॉपर तो किसके ऊपर चिपक गया, लोहे की कील पर चिपक गया, और ज्यादातर यहां पर क्या बन गया भैया, फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया, फेरस सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग कैसा हो गया, मलिन हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चा, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या हुआ, क्यों कहेंगे, आपको समझ में आ गई बात। क्या समझ में आई कि जब एक अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व, एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से उसके अणु, परमाणु या आयन को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व के किसी यौगिक से उसके परमाणु या आयन को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गई होगी बात। एक बार दोबारा और देख लीजिए। अब इससे क्या समझ में आया भाई, इसमें लोहे की कील जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनता है, फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर। ये कॉपर तो लोहे की कील के ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या है, फेरस जो है, लोहा जो है वह कॉपर से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए यह इस कॉपर सल्फेट से सल्फेट छीन लेता है, विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बन जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आप, एक और एग्जांपल से अपन इसको समझेंगे, एक और उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या उदाहरण है, देखिए Zn जिंक, वही बात है, जिंक Zn को भी, जिंक भी अगर अपन कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है, जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। तो ये भी किस अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या समझे इससे, इससे आपने समझ लिया कि जिंक भी भाई कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, Zn भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। पहले अपन ने पढ़ा फेरस भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। एक और देखिए लेड, पीबी कॉपर क्लोराइड, पीबी की क्रिया कॉपर क्लोराइड से अपन करवाते हैं तो क्या बनता है, लेड क्लोराइड PbCl2 और कॉपर बनता है। मतलब फिर वही बात कि पीबी भी किससे ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। इसलिए कॉपर का जो यौगिक है उससे इसके आयन को पृथक कर देता है, विस्थापित कर देता है, खुद उसके साथ यह जुड़ जाता है, ये जुड़ गया इसके साथ, ये जुड़ गया इसके साथ, ठीक है, ये सल्फेट जुड़ गया इसके साथ। क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है कौन कौन से, जी प्ले का मतलब जी से जिंक, फ से फेरस
और लेस से ले का मतलब लेड। ये जिंक लेड कॉपर जाएंगे, ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। जिंक, फेरस और लेड तीनों किससे क्रियाशील है? कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। इसलिए कॉपर के यौगिक से उसके आयन को पृथक कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चा? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख रखा है जिंक लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं जो कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया पर रीड करेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में तो सिर्फ एक अधिक क्रियाशील तत्व जो है वह अपने से कम क्रियाशील तत्व से उसके आयन को पृथक कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहां पर अपन बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सीधा से एक मॉडल एग्जांपल बताता हूं। मान लो कोई यौगिक है ए बी, ये यौगिक है। ठीक है, वह किससे रिएक्ट करते हैं? सी व डी से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं भाई? सी व डी। ये दोनों कंपाउंड जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो होगा क्या कि जब ये रिएक्शन पूरी होगी, जो आपस में अभिक्रिया करेंगे, तो किसके साथ? ए और डी। ए किसके साथ जुड़ जाता है? डी के साथ। और सी किसके साथ जुड़ जाता है? बी के साथ। तो एडी प्लस क्या बन जाते हैं बच्चा? बीसी बन जाते हैं। मतलब क्या हुआ? इन दोनों यौगिकों ने अपने आयनों का क्या कर लिया भाई? आयनों का आदान प्रदान कर लिया। आदान प्रदान। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, परस्पर विनिमय कर लेते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दो आयनों का विस्थापन हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, एक परख नली है। इस परख नली में हमने क्या लिया भाई? बेरियम क्लोराइड। क्या ले लिया? बेरियम क्लोराइड परख नली में लेते हैं। और बेरियम क्लोराइड लेकर के उसमें सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली सोडियम सल्फेट डालते हैं। मतलब क्या हुआ? बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2। क्या डालते हैं इस परख नली में? बेरियम क्लोराइड युक्त परख नली, दोनों को मिलाते हैं, BaCl2 और सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। ठीक है, दो कंपाउंड हो गए, एक तो बेरियम क्लोराइड हो गया, दूसरा सोडियम सल्फेट हो गया। दोनों का, बेरियम का आयन है क्लोराइड और सोडियम का आयन, सोडियम किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा भाई? ये दोनों यौगिक जो है ना आपस में अपने अपने आयनों को बदल लेते हैं। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो बन जाएगा क्या? BaSO4। देखो, ये क्या था? BaCl2 था, लेकिन बन गया क्या? BaSO4 बन गया। कहने का मतलब क्या है? Na2 से SO4 इसने ले लिया अभी। किसने ले लिया? Na2 से SO4 Ba ने ले लिया। तो क्या बन गया? BaSO4 बन गया। ठीक है, दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि इधर जो सोडियम जो था वह किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? क्या बना लेगा इधर? NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। इसका मतलब क्या है? सोडियम ने किसका आयन ले लिया? बेरियम क्लोराइड का Cl आयन ले लिया। तो इस प्रकार क्या बन गया? BaSO4 और NaCl। BaSO4 और NaCl दोनों आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। खास बात और ध्यान में रखना है इस बात में, इस अभिक्रिया में क्या, जब सोडियम सल्फेट को आप सोस भी याद रख सकते हो, सोडियम सल्फेट। दूसरा क्या है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, जब बेरियम क्लोराइड में सोस डालते हैं, सोडियम सल्फेट डालते हैं, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप
एक व्हाइट सा पदार्थ जो है इसमें बन जाता है बच्चा। इसमें यहां पर नीचे एक व्हाइट सफेद श्वेत पदार्थ की एक अवक्षेप बन जाता है, श्वेत अवक्षेप इसमें बन जाता है। क्या बन जाता है? श्वेत अवक्षेप। ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि कोई पदार्थ X किसी पदार्थ Y के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक श्वेत अवक्षेप Z प्राप्त होता है। तो X, Y व Z को पहचानिए व अभिक्रिया का समीकरण लीजिए। तीनों को पहचानना पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना जरूरी है। श्वेत अवक्षेप किसका बनता है भाई? बेरियम क्लोराइड का, बेरियम सल्फेट का। क्या बनता है? श्वेत अवक्षेप बनता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देते हैं बच्चा? अवक्षेपण अभिक्रिया। किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो उत्पाद बनता है वह अवक्षेप के रूप में बनता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब एक तीर से दो शिकार कर लिया आपने। उदाहरण एक ही है, कौन सा? BaSO4 Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl। ये किसका उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन इसी उदाहरण को हम काम में ले सकते हैं कि कौन किसमें? अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण में। किस अभिक्रिया के उदाहरण में काम में ले सकते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण में हम काम में ले सकते हैं। मतलब विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक आयन का विस्थापन होता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो आयनों का आदान प्रदान, विनिमय होता है एक दूसरे से, आयनों का विनिमय, आदान प्रदान होना। तो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल ये आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन यहां से बनता है। श्वेत अवक्षेप किसका बनता है? बेरियम सल्फेट का बनता है। लोहे की कील भूरे रंग की क्यों हो जाती है? कॉपर सल्फेट का नीला रंग, विलयन का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है? आज की क्लास में आपने ये सब बातें सीखी हैं, इनको दिमाग में फीड रखना। समझ में नहीं आया ना तो दोबारा से क्लास आप